नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर के अंदर दी वेल्स। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा था अपना इस चैप्टर का सबसे पहला मेन टॉपिक। हालांकि पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर को स्टार्ट कर चुके थे। चैप्टर का नाम था लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड। चैप्टर नंबर 9 था। इसके अंदर हम लोग इंट्रोडक्शन डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था दी प्रेरीज के बारे में। और ये प्रेरीज क्या है? बेसिकली ग्रासलैंड है। कहाँ का? नॉर्थ अमेरिका का। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। और प्रेरीज में किस प्रकार के क्लाइमेट रहते हैं ये डिस्कस कर चुके थे। फिर वहाँ का फ्लोरा फाउना यानी कि पेड़ पौधा और जानवर का क्या हालचाल है वो भी देख चुके थे हम लोग। फिर वहाँ के पीपल यानी कि लोग किस प्रकार से रहते हैं, किस प्रकार के लोग हैं वहाँ पे, ये भी हम लोग समझ चुके थे। उसके बाद हम लोग आज बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है दी वेल्स। तो जिस तरीके से हम लोगों ने पहले प्रेरीज समझा था उसी तरीके से पहले हम लोग वेल्स को समझेंगे कि ये क्या होता है, फिर आगे बढ़ेंगे तो समझ में ज़्यादा आएगा। देखो पहले वेल्स के बारे में लिखा हुआ क्या है। द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका आर कॉल्ड दी वेल्स। देखो प्रेरीज कहाँ का ग्रासलैंड था? नॉर्थ अमेरिका का। ठीक, वेल्स कहाँ का ग्रासलैंड है? साउथ अफ्रीका का। कहाँ का? साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका यदि आपको देखना हो तो बेसिकली हमारा अफ्रीका जो बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, इसी बड़े से कॉन्टिनेंट में सबसे नीचे हमारा कंट्री पड़ता है। कंट्री का नाम है साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका में ही हमारा बहुत बड़ा ग्रासलैंड है, बहुत दूर तक फील्ड है और वहाँ पे केवल घास फैले हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है वेल्ड के बारे में दो बातें। पहला बात, ये ग्रासलैंड है, बहुत दूर तक जमीन है, जहां तक नजर जाएगा केवल क्या नजर आएगा आपको? घास नजर आएगा। पहला बात। दूसरा बात, कहां पे है ये? साउथ अफ्रीका में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वेल्स आर रोलिंग प्लेट्यूज विथ वेरिंग हाइट्स रेंजिंग फ्रॉम 600 मीटर टू 1100 मीटर। बेसिकली जो वेल्ड है हमारा ग्रासलैंड है साउथ अफ्रीका का तो वहां पे कुछ प्लेट्यू भी है। प्लेट्यू का मतलब हो गया बेसिकली पहाड़ है और पहाड़ के ऊपर कैसा जमीन है? फ्लैट है। समझ रहे बात को? मतलब एक तरह का जमीन है। आप इसको ऐसा कह सकते हो कि वेल्ड ग्रासलैंड तो है ही, घास वाला मैदान तो है ही वहां पे कहीं कहीं पर प्लेट्यू भी है। प्लेट्यू का मतलब होता है पहाड़ वाला, मतलब पहाड़ और ऊपर में पहाड़ का कैसा जमीन होगा? फ्लैट होगा, एकदम एक जैसा प्लेन। उस प्रकार के भी वहां पे प्लेट्यू है। और वो जो प्लेट्यू का हाइट है वो 600 मीटर से लेकर 1100 मीटर तक का लगभग उस प्लेट्यू का हाइट है। ठीक है, आगे। इट इज बाउंड बाय द ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन ऑन द ईस्ट। यानी कि ये जो वेल्ड है हमारा साउथ अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका के ईस्ट में एक माउंटेन है, बहुत बड़ा पहाड़ है। पहाड़ का नाम है ड्रैकेंसबर्ग। तो वेल्ड के ईस्ट में यानी कि साउथ अफ्रीका में जो हमारा वेल्ड है, ग्रासलैंड वाला जमीन है हमारा वेल्ड, जहाँ पे प्लेट्यू भी है, उसके ईस्ट में ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन है। टू इट्स वेस्ट लाइज द कलाहारी डेजर्ट। और इसी वेल्ड के वेस्ट में उस साइड में एक डेजर्ट है, डेजर्ट का नाम है कलाहारी। तो बेसिकली कहने का मतलब हो गया कि साउथ अफ्रीका के बीच में वेल्ड है, वेल्ड के ईस्ट में माउंटेन है और वेस्ट में डेजर्ट है। तो बीच में हमारा क्या पड़ गया फिर? ग्रासलैंड। ग्रासलैंड का नाम वेल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑन द नॉर्दर्न ईस्ट पार्ट हाई वेल्स आर लोकेटेड दैट अटेन अ हाइट ऑफ मोर देन 1600 मीटर। यानी कि वेल्ड के नॉर्थ ईस्ट में छोटे छोटे पहाड़ हैं और उस पहाड़ का जो लगभग हाइट है वो है 1600 मीटर। और इस पहाड़ पे भी घास ही फैले हुए हैं। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना है। उसके बाद ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर्स ऑरेंज एंड लिम्पोपो ड्रेन द रीजन। अब ये जो हमारा रीजन है वेल्स, इस वेल्स के बगल से दो नदी गुजरती है। पहला नदी का नाम है ऑरेंज और दूसरा नदी का नाम है लिम्पोपो। ये दो नदी इस वेल्ड वाले इलाके से बगल से गुजरती है। तो ऑब्वियस ही बात है, इस वेल्ड में जो कि ग्रासलैंड है हमारा एक, क्या उसको कभी पानी का कमी होता होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दोनों तरफ नदी है तो पानी का कोई कमी नहीं। इसीलिए वो इलाका हमेशा हरा भरा नजर आता है। ठीक है, आगे। अब वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। वेल्ड का, द वेल्स हैव अ माइल्ड क्लाइमेट
ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन ओशन। यदि आप ध्यान से देखोगे तो जो साउथ अफ्रीका हमारा जगह है, ये इसके बगल में हमारा इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन का जो पानी है वो साउथ अफ्रीका को भी टच करता है, यानी कि पानी का कोई प्रकार का कमी वेल्ड में नजर नहीं आता है। तो जब पानी का कोई कमी नहीं है तो वेल्ड हमेशा आपको हरा भरा नजर आएगा, और वहाँ का क्लाइमेट भी कैसा रहेगा, ठीक रहेगा, ना बहुत ही गर्मी और ना ही बहुत ठंडा, ठीक क्लाइमेट रहता है, क्योंकि बगल में समुद्र है हमारा इंडियन ओशन, और वहाँ पे खुद का भी खुद नदी है उन लोगों का, तो क्लाइमेट ठीक रहता है। विंटर्स आर कोल्ड एंड ड्राई। बात करें जाड़े के टाइम पे विंटर के बारे में, तो विंटर जो है वो थोड़ा सा ठंडा ज़्यादा रहता है जाड़े के टाइम पे, और ड्राई रहता है, सूखा सूखा। सूखा कहने का मतलब सिंपल सा हो गया, आप खुद देखो इंडिया में जाड़े के टाइम पे आपका जो होठ होता है वो सूख जाता है, वही कहानी वहाँ पे भी है। मतलब वहाँ पे भी साउथ अफ्रीका में भी जाड़े के टाइम पे जाड़ा दबा के पड़ता है, ठीक ना। आगे टेम्परेचर्स वैरी बिटवीन 5 डिग्री सेल्सियस एंड 10 डिग्री सेल्सियस एंड जुलाई इज द कोल्डेस्ट मंथ। देखो हम लोग पहले बात करते हैं अपने इंडिया का। इंडिया में जुलाई के महीने में क्या रहता है, गर्मी, और जुलाई के महीने में हल्का हल्का इंडिया में बारिश स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखो साउथ अफ्रीका में जुलाई के महीने में टेम्परेचर जो वो 5 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के बीच में रहता है, यानी कि लगभग आप कह सकते हो वहाँ पे ठंडा रहता है थोड़ा ज़्यादा। कब के महीने में, जुलाई के महीने में ही, यानी कि साउथ अफ्रीका में जुलाई के महीने में ही जाड़ा आ जाता है, ठीक ना, क्योंकि बगल में इंडियन ओशन है, समुद्र है, इसी की वजह से। समर्स आर शॉर्ट एंड वार्म। वहाँ पे गर्मी का जो दिन होता है ना वो छोटा होता है, मतलब गर्मी के टाइम पे जो दिन होता है वो छोटा होता है और बहुत गर्मी पड़ता है वहाँ पे, ठीक है। आगे द वेल्स रिसीव रेनफॉल मेनली इन द समर मंथ फ्रॉम नवंबर टू फरवरी। यदि हम लोग बात करें वेल्ड में, तो वेल्ड में बारिश सबसे ज़्यादा कब होता है, तो वहाँ पे बारिश होता है गर्मी के महीने में, यानी कि नवंबर से लेकर फरवरी के बीच में। अब आपके मन में डाउट होगा कि सर नवंबर से लेकर फरवरी के बीच में तो इंडिया में जाड़ा पड़ता है। बिल्कुल कहना आपका सही है, लेकिन साउथ अफ्रीका में नवंबर से लेकर फरवरी के बीच में गर्मी पड़ता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो हमारे इंडिया के क्लाइमेट से बिल्कुल अलग है, ठीक ना। तो वहाँ पे बारिश होता है गर्मी के टाइम पे, ठीक ना। और क्या हमारे इंडिया में गर्मी के टाइम पे बारिश दिखता है आपको? नहीं, केवल धूप निकलता है, वो भी दबा के धूप निकलता है। तो ये क्लाइमेट हो गया हमारे वर्ल्ड का। अगला है फ्लोरा एंड फाउना, यानी कि फ्लोरा का मतलब पेड़ पौधा, फाउना का मतलब जानवर। तो वहाँ पे क्या हाल है इसका देखा जाए। ग्रासेस डोमिनेट द लैंडस्केप। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका के अंदर वेल्ड के बारे में, और वेल्ड कैसा जमीन है, ग्रासलैंड है, तो वहाँ पे घास बहुत ज़्यादा है। साउथ अफ्रीका में घास वाले जो इलाके हैं, जो ग्रासलैंड है, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। रेड ग्रास ग्रोज इन वेल्ड्स। वेल्ड्स में जो कि ग्रासलैंड है हमारा, दूर तक जहाँ तक नजर जाएगा केवल घास ही नजर आएगा। घास अधिकतर आपने किस रंग का देखा होगा? हरा। यहाँ पे लाल घास भी होता है, रेड ग्रास। सोचो, रेड ग्रास यहाँ पे उगते हैं, लाल घास, बिल्कुल समझ रहे बात को। तो लाल घास यहाँ पे देखने को मिलता है। द एनिमल्स ऑफ द वेल्स आर प्राइमरली लायंस, लियोपर्ड्स एंड चीता। जानवर का बात करें तो यहाँ पे जानवर ज्यादातर पाए जाएंगे, लायन, लियोपर्ड और चीता, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के जानवर यहाँ पे ज्यादा पाए जाते हैं। जानवर और भी हैं, लेकिन ये जानवर ज्यादा पाए जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। आगे अगला है हमारा पीपल। पीपल का मतलब हो गया कि वहाँ के लोगों का क्या हाल चाल है, थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। पहला, वेल्स आर नोन फॉर केटल रियरिंग एंड माइनिंग। वेल्स जो है वो 2 चीज़ों के लिए ज़्यादा जाना जाता है, यानी कि वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा 2 प्रकार के काम करते हैं। पहला, रियरिंग। रियरिंग का मतलब होता है जानवर को पालना, पोसना, उसका दूध निकाल के मार्केट में बेचना, पैसा कमाना, ये उनका मेन काम है, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया कि वेल्स लोगों का, वेल्स में जो लोग रहते हैं उनका पहला काम क्या है? कैटल रियरिंग, यानी कि जानवरों का पालन पोषण करना, उनको पालना, देखरेख करना, दूध निकाल के मार्केट में बेचना, उनसे उनका घर चलता है, पहला। और दूसरा वेल्स में होता है माइनिंग। माइनिंग का मतलब हो गया जमीन को खोदना, और जमीन को जब आप खोदोगे तो वहाँ पे लोगों का वर्कर का काम होएगा, लोग वहाँ पे काम करेंगे। तो वेल्स के लोग ज़्यादातर 2 प्रकार के वहाँ पे काम करते हैं और अपना घर परिवार पैसा कमा के चलाते हैं। पहला, जानवर को पाल के, और दूसरा
माइनिंग, माइनिंग मतलब जमीन को खोदना, कोयला वगैरह बाहर निकालना, ये उनका मेन काम वहाँ का होता है। अगला द सॉइल्स आर नॉट वेरी फर्टाइल इन द वेल्स। वेल्स का जो मिट्टी है वो उतना ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, मतलब कि यहाँ पे आप ज़्यादा प्रकार के फसल का खेती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी जो वो उपजाऊ ज़्यादा नहीं है। समझ में आ रही है बात? मतलब सिंपल सा कहने का मतलब हो गया कि वेल्स का जो ज़मीन है वो उतना ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन नहीं है, वहाँ पे आप हर प्रकार की खेती को नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। द मेन क्रॉप्स आर मेज, व्हीट, बार्ली, ओट्स एंड पोटैटो। लेकिन उस प्रकार के ज़मीन पे भी यदि किसी प्रकार का खेती सबसे ज़्यादा होता है तो पहला होता है मेज का, यानी कि मक्का भुट्टा का, फिर व्हीट गेहूं का, बार्ली, ओट और पोटैटो का। तो इन प्रकार के चीज़ों का वहाँ पे खेती ज़्यादा होता है, क्योंकि ज़्यादा खेती आप कर नहीं सकते हैं ना, क्योंकि मिट्टी उतना उपजाऊ है नहीं, तो इन्हीं प्रकार के फसल का खेती वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। आगे, कैश क्रॉप्स लाइक टोबैको, शुगर कैन एंड कॉटन आर ऑल्सो ग्रोन। इस प्रकार के फसल भी वहाँ पे उगते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं उगते हैं, कम मात्रा में उगते हैं, लेकिन उगते हैं। क्यों ज़्यादा नहीं उगता है पता है? क्योंकि मिट्टी उतना अच्छा है नहीं, तो ज़्यादा खेती आप फिर कर नहीं पाओगे फिर। तो टोबैको यानी कि तंबाकू, गन्ना और कॉटन, इनका भी खेती वहाँ पे ठीक ठाक हो जाता है, बेसी भी नहीं होता क्योंकि मिट्टी उतना अच्छा नहीं है। उसके बाद सीप रियरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। वहाँ पे लोग यदि जानवर किसी को पालते हैं, यानी कि किसी जानवर को वो लोग सबसे ज़्यादा पालते हैं, तो वो है सीप, मतलब भेड़िया। भेड़िया को वो लोग ज़्यादा पालते हैं वहाँ पे, और भेड़िया का बाल निकाल के मार्केट में बेचते हैं। और सबसे बड़ी बात, भेड़ का यानी कि भेड़िया का जो दूध भी बिकता है मार्केट में, तो वहाँ पे दूध भी निकाल के वो लोग मार्केट में बेचते हैं। तो जानवर का बात करें तो सबसे ज़्यादा जानवर वो लोग किस जानवर को पालते हैं? भेड़िया को, सीप को। आगे, सीप इज ब्रेड मेनली फॉर ऊल एंड हैज गिवन राइज टू द ऊल इंडस्ट्री इन द वेल्स। भेड़िया को वो लोग क्यों पालते हैं, इसके पीछे रीजन है। भेड़िया के बॉडी के ऊपर जो बाल होता है उस बाल से बनता है कपड़ा, ठीक ना। तो वो लोग अपने भेड़िए का बाल निकालते हैं और जाके इंडस्ट्री वाले लोगों को बेच देते हैं, उनको पैसा मिलता है, मोटा पैसा मिलता है। इंडस्ट्री वाले क्या करेंगे उस बाल से? वैसी बात है, अब कपड़ा वगैरह बनाएंगे अपना, ठीक ना। उसके बाद, मैरिनो सीप इज अ पॉपुलर स्पीसीज एंड देयर ऊल इज वेरी वार्म। सीप का एक प्रजाति है, भेड़िया का एक प्रजाति है, प्रजाति का नाम है मैरिनो। सुना रही बात? मैरिनो, मैरिनो भेड़िया का एक अलग ही टाइप है, अलग प्रजाति है। इसका जो ऊल होता है ना, इसका जो बाल होता है बॉडी के ऊपर, इसका जो कपड़ा बनता है उसके बाल से, वो कपड़ा बड़ा ही गर्माहट वाला कपड़ा बनता है। यानी कि इतना शानदार कपड़ा बनता है कि उसको एक बार आप बॉडी के ऊपर डाल लोगे कपड़े को तो गर्मी आ जाएगा तुरंत, ठीक ना। तो इसका जो मैरिनो सीप का जो बाल होता है वो बड़ा ही गर्मी वाला बाल होता है, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर उसका इस्तेमाल करके कपड़े को बनाते हैं। और ज़्यादातर कपड़े का इस्तेमाल होता है उस प्रकार के कपड़े का किस टाइम पे बताओ? जाड़े के टाइम पे, गर्म कपड़ा होता है वो। अगला, डेयरी फार्मिंग इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। डेयरी फार्मिंग भी है, डेयरी फार्मिंग मतलब भेड़िए से दूध निकालना, मार्केट में बेचना, ये भी प्रकार के लोग वहां पे काम करते हैं। द डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक बटर, चीज आर प्रोड्यूस्ड फॉर बोथ डोमेस्टिक सप्लाई एंड ऑल्सो फॉर एक्सपोर्ट। यानी कि भेड़िए का दूध वगैरह निकाल के वो लोग बटर, चीज वगैरह भी बनाते हैं, अपने इस्तेमाल के लिए भी और मार्केट में बेचने के लिए भी, ठीक ना। इस प्रकार से इन प्रकार के कामों को वो लोग करते हैं और अपना घर परिवार चलाते हैं वो लोग, ठीक ना। अगला, द वेल्स हैव रीच रिजर्व ऑफ मिनरल्स। तो ये जो वेल्ड है हमारा बेसिकली ग्रास लैंड, यहाँ पे बड़े लेवल पे मिनरल्स भी पाए जाते हैं। मिनरल्स का मतलब आयरन, कोयला, है ना, इन प्रकार की चीजें भी यहाँ पे पाए जाते हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है डेवलप्ड वेयर कोल एंड आयरन आर प्रेजेंट। वेल्ड में जहां जहां पर आयरन पाया गया है, जहां जहां पर कोयला पाया गया है, वहां पे आयरन का और कोयले का इंडस्ट्री भी लोगों ने खोल दिया है, ताकि यहीं से कोयला वगैरह लेंगे, आयरन वगैरह लेंगे और यहीं से बना के मार्केट में बेच देंगे, ठीक ना। तो कहने का मतलब है कि वेल्ड में अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्री भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं। आयरन वाले इंडस्ट्री, कोयले वाले इंडस्ट्री, इन प्रकार के इंडस्ट्री भी वहां पे है। अगला, गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग आर मेजर ऑक्यूपेशंस ऑफ पीपल ऑफ दिस रीजन। अब देखो एक अच्छा बात यहाँ पे क्या है, वेल्स में सोना का खदान पाया जाता है, सोचो, डायमंड का भी खदान पाया जाता है। मतलब साउथ अफ्रीका आज भी, ये पहले भी था और आज भी साउथ अफ्रीका के बारे में ऐसा कहा जाता है कि साउथ अफ्रीका में आज भी ऐसे ऐसे जगह हैं जहां पे जब लोग जमीन को खोदते हैं
तो वहां से उनको सोना मिलता है, डायमंड मिलता है। बड़ा नहीं, ज्यादा नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ कुछ डायमंड और कुछ कुछ गोल्ड वहां पे मिलता है। तो गोल्ड और डायमंड वहां पे खोजने के लिए लोग जमीन को माइनिंग करते हैं, खोदते हैं जेसीबी वगैरह लगा के, ठीक है। और जब माइनिंग आप करोगे तो लोगों को रोजगार मिल जाएगा वहां पे, तो लोगों को माइनिंग करने में भी रोजगार वहां पे मिल जाता है, ठीक ना। उसके बाद है जोनेसबर्ग। जोनेसबर्ग इज नोन फॉर द गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सोचो, साउथ अफ्रीका में एक जगह है, जगह का नाम है जोनेसबर्ग। ये जोनेसबर्ग दुनिया का जो है ना गोल्ड कैपिटल कहा जाता है, यानी कि दुनिया का सबसे ज्यादा गोल्ड यदि कहीं पे पाया जाता है, सोना, वो यहीं पे पाया जाता है, जोनेसबर्ग में। और ये कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में है, ठीक ना। दुनिया में सबसे ज्यादा सोना यहीं पे मिलते हैं, जोनेसबर्ग में। ऊपर में नहीं मिलता जमीन के ऊपर, जमीन को खोदना पड़ता है, ठीक ना। उसके बाद किम्बरली इज फेमस फॉर इट्स डायमंड एंड गोल्ड इन साउथ अफ्रीका लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रेड। साउथ अफ्रीका में एक और जगह है किम्बरली। किम्बरली में दोनों चीज मिलते हैं, डायमंड और गोल्ड दोनों। यानी कि जोनेसबर्ग में केवल गोल्ड और किम्बरली में गोल्ड और डायमंड दोनों मिलते हैं वहां पे। और एक बात ध्यान रखना, साउथ अफ्रीका के बारे में ये पहले भी बात फेमस था, और साउथ अफ्रीका के बारे में ये बात आज भी फेमस है कि साउथ अफ्रीका में ऐसे कई सारे खदान हैं, माइंस हैं, जहां पे लोग जब खोदते हैं उसको तो सोना मिल जाता है, डायमंड मिल जाता है। तो साउथ अफ्रीका में एक कॉमन सी बात है, समझना रही बात। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया टॉपिक कंप्लीट, और टॉपिक के साथ हो गया हमारा पूरा चैप्टर भी कंप्लीट। अब बताइए, इस चैप्टर में कोई दिक्कत समझने में? सब कुछ समझ में आया? ध्यान रखना है, इस चैप्टर में दो ही जगह के बारे में बात हुआ है। पहला प्रेरीज के बारे में। प्रेरीज कहाँ का था? नॉर्थ अमेरिका का। उसके बाद हमने बात किया थी वेल्स के बारे में। वेल्स कहाँ का है? साउथ अफ्रीका का है। तो दोनों के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। दोनों जगह पे पेड़ पौधों का क्या हाल चाल है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, लोगों का क्या हाल चाल है, ये भी हम लोगों ने देख लिया। कोई दिक्कत इसमें? इस तरीके से टॉपिक और टॉपिक के साथ हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। तो ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को कहीं पर कोई दिक्कत रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट करिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले चैप्टर में फिर से एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।